हेलो स्टूडेंट्स, सदिश के अगले लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर आप लोगों ने जो पढ़ा था वो था वेक्टर की जो परिभाषा वगैरह है वो सब आप लोगों ने पढ़ा। उसके अलावा जो भी हमने पढ़ा वो था कि अगर दो वेक्टर जो है संरेखीय होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, और इस प्रकार की जो जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने पढ़ी थी। ठीक है, उसके अलावा हमने पोजीशन वेक्टर जो है वो सब हमने पढ़ा था। ठीक है, अब आज जो हमें पढ़ना है बेटा वो है, पहले जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो है चतुष्फलक, या जिसे इंग्लिश में हम टेट्राहेड्रन बोलते हैं, या इसको चतुर्पार्श्वीय भी कई बार बोला जाता है ना। हम चतुष्फलक, आपको शीट वीट में चतुष्फलक या टेट्राहेड्रन नाम याद रखिए, इससे हम पढ़ेंगे। टेट्राहेड्रन आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा CH3 मीथेन जैसे होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, उसका स्ट्रक्चर भी चतुष्फलक टेट्राहेड्रन जो है उसका शेप होता है, वही ये टेट्राहेड्रन है। टेट्राहेड्रन मैंने आपके सामने बनाया भाई, 3D फिगर है ये ना। स्ट्रेट लाइन सर्कल तो 2D डायग्राम होते हैं, ये 3D डायग्राम है। ठीक है, ABCD चतुष्फलक, जिसके अंदर 4 तो इसके शीर्ष होंगे, 4 शीर्ष बिंदु होंगे, कुल इसमें 6 भुजाएं होंगी, कुल इसमें 6 भुजाएं होंगी। ठीक है, तो इसमें 4 तो वर्टेक्स है, वर्टेक्स मतलब शीर्ष, कौन कौन से, ABCD। उसके अलावा इसमें 6 भुजाएं हैं, 6 साइड्स। कौन कौन सी भुजाएं हैं बेटा, एक AB भुजा है, ठीक है, एक BC भुजा है, और AB ऐसे लिख लेते हैं, AB AC AD, AB व CD। अभी मैं बताता हूं क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसे, AC व BD और AD व BC। ठीक है, ये मैंने 6 भुजाएं यहां लिख दी बेटा, टोटल 6 भुजाएं लिखी। AB व CD जो होती हैं इनको हम बोलते हैं विषम तलीय सरल रेखा, सरल रेखाएं। ठीक है, या इंग्लिश में इनको स्क्यू लाइंस भी बोलते हैं, स्क्यू लाइंस। ठीक है, हो सकता है स्क्यू भी लिख दें, हिंदी में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विषम तलीय सरल रेखाएं या स्क्यू लाइंस, SKEW, स्क्यू लाइंस भी इनको बोला जाता है। क्यों बोलते हैं बेटा स्क्यू लाइंस? दो सरल रेखाओं को विषम तलीय तब बोलते हैं या स्क्यू लाइंस तब बोलते हैं जब वो ना तो एक दूसरे के समानांतर हो, ना ही एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, या सीधा सीधा ऐसा मान सकते हैं कि वो दोनों सरल रेखाएं अलग अलग समतल में हैं। अगर दो लाइंस दो अलग अलग समतल, दो अलग अलग प्लेन्स में होंगी तो वो दोनों जो सरल रेखाएं हैं वो विषम तलीय सरल रेखाएं कहलाती हैं। अगर वो एक ही तल में है, अगर वो एक ही समतल में है तो या तो समानांतर होंगी या प्रतिच्छेद करेंगी, पर अगर अलग अलग तल में है तो ना समानांतर कहलाती हैं और ना ही वो प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनको नया नाम दिया गया जिसको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। तो इस चतुष्फलक में टोटल 6 भुजाएं हैं, इन 6 में से दो भुजाओं का जो पेयर है, दो भुजाओं का जो पेयर है वो स्क्यू लाइंस है। जैसे AB और CD, ये ऑपोजिट एजेस भी कह सकते हो, इनको ऑपोजिट लाइंस भी बोल सकते हो, या इनको स्क्यू लाइंस भी बोल सकते हो, ABCD। उसके अलावा AC के साथ वो जो पीछे वाली लाइन है ना, पीछे विजुलाइज करना होगा, इससे आगे निकला हुआ है BD, और AD के साथ BC, ये सब स्क्यू लाइंस होती हैं। और इसमें कुल कितने समतल हैं बेटा? इस चतुष्फलक में कुल 4 समतल हैं, 4 फेसेस है ना, फेस बोल लो, या उसकी जैसे बोलते हैं ना समतल हो गए बेटा, कुल 4 समतल। कौन कौन से? एक तो ABC, मैं लिख देता हूं, एक ABC वाला फेस आ रहा है, समतल आ रहा है, एक ACD आ रहे हैं, ACD। उसके अलावा एक नीचे वाला देखो BCD है ना, एक नीचे जो समतल है BCD, और एक बेटा वो जो पीछे है, पीछे की तरफ जो दिख रहा है ABD है ना। तो कुल 4 इसके समतल है, 6 भुजाएं, 4 समतल और 4 शीर्ष, ABD। तो इस वाले जो स्पेशल डायग्राम है इसको बोलते हैं चतुष्फलक। क्या बोलते हैं? चतुष्फलक। ठीक है, अच्छा अब मान लेते हैं कि A का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है, B बिंदु का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर है, इसका C वेक्टर है और इसका D वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर उम्मीद करता हूं पता होगा, कहीं ना कहीं मूल बिंदु होगा, मूल से A को जोड़ा, B को, C को, D को, तो उनका जो पोजीशन वेक्टर आ रहा है वो ABCD वेक्टर आ रहा है। ठीक है, अब एक इसमें परिभाषा आती बेटा जिसे कहते हैं केंद्र या केंद्रक, केंद्र या केंद्रक। किसका केंद्र या
केंद्रक की बात हो रही है चतुष्फलक के, है ना। ये अपन केंद्र सर्कल में तो पढ़ ही चुके हैं, केंद्रक जो है त्रिभुज में हमने पढ़ा है ना। त्रिभुज में जो केंद्रक होता है माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। तो चतुष्फलक का केंद्रक क्या होता है? तो चतुष्फलक का केंद्रक क्या होता है बेटा? किसी भी शीर्ष से बनाई गई सरल रेखा, किसी भी शीर्ष से बनाई गई सरल रेखा जो सामने वाले समतल के केंद्रक से गुजरती है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन मतलब प्रतिच्छेदन बिंदु, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट केंद्रक होता है भाई। ठीक है, ये परिभाषा है भाई। केंद्रक होता क्या है? केंद्रक किसी भी शीर्ष से सामने वाला जो समतल है, सामने वाले समतल के केंद्रक को जोड़ने वाली सरल रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु। तो जैसे इसमें मैं अगर बनाऊं, मान लो BCD का ये केंद्रक है, इसको G1 नाम दे देता हूं, ठीक है। और ACD का यहां कोई केंद्रक आ रहा है G2। तो शीर्ष से सामने वाले समतल के केंद्रक को जोड़ा, ऐसी B से सामने वाले के केंद्रक को, जो समतल उसके केंद्रक को जोड़ा। तो ऐसी जो सरल रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो उस बिंदु को चतुष्फलक का केंद्र या केंद्रक कहा जाता है। और ये जो केंद्रक होता है बेटा, इसका जो पोजीशन वेक्टर होता है वो होता है A प्लस B प्लस C प्लस D/4। जैसे ट्राइंगल में याद किया था, A प्लस B प्लस C प्लस D/3, A प्लस B प्लस C/3 होता है, 3 शीर्ष होते हैं, 4 होते हैं, तो इसमें अपॉन 4 हो जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो बहुत आसान है याद रखना। तो आपको इसके पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स याद रखने हैं, किसके? चतुष्फलक के केंद्रक के, A प्लस B प्लस C प्लस D/4। अच्छा, ये जो केंद्रक होता है ये इस सरल रेखा को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है ना, लिखना है तो लिख सकते हैं, केंद्रक जो है चतुष्फलक की सरल रेखा को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये भी लिख सकते हैं, शीर्ष से शुरू होकर। क्या मतलब है भाई इसका? शीर्ष से शुरू होते हुए ये इस सरल रेखा को 3:1, इसको 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इससे अपन ये भी देख सकते हैं, अगर मैं आपसे G1 जो बिंदु है इसका पोजीशन वेक्टर पूछूं, तो ये एक समतल का है, एक त्रिभुज का केंद्रक है, BCD से जो बना है, तो इसका केंद्रक हो जाएगा B प्लस C प्लस D/3। अब अगर विभाजन सूत्र लगाएं, 3 से इसको गुणा करें तो 3 से 3 कटेगा, ये 1 A से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? B प्लस C प्लस D प्लस A/4। तो ऑटोमेटिकली आपको ये मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये अपन को ध्यान रखना है। उसके अलावा एक चीज और जो अपन इसमें ध्यान रख सकते हैं, वो भी मैं लिख देता हूं। वो ये है बेटा कि किसी भी दो विषम तलीय सरल रेखाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली सरल रेखा, ठीक है, मैं लिखता हूं, किसी भी दो विषम तलीय सरल रेखाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली सरल रेखाखंड का मध्य बिंदु भी केंद्रक होता है।
ठीक है, क्या लिखना है, क्या समझा रहा है बेटा इसमें, कोई भी दो विषम तलीय सरल रेखाएं ले लो। जैसे इस डायग्राम में अगर आप देखो, एक ए बी ले ली, एक सी डी ले ली। मैं यहाँ बना लेता हूँ, मान लो ये ए बी था और ये सी डी था, ठीक है, ये ए बी और ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट है। तो कोई भी दो विषम तलीय सरल रेखाओं के मध्य बिंदुओं को, ठीक है, इसका मध्य बिंदु M1 और इसका मध्य बिंदु M2 मान लेता हूँ। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सबके पोजीशन वेक्टर तो है ही हमारे पास, सी वेक्टर और डी वेक्टर। तो बेटा M1 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, विभाजन सूत्र से a प्लस बी बाई टू, मध्य बिंदु था ना ये इसका, और ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये हो जाएगा c प्लस डी बाय 2। तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो सरल रेखा है, ये आ रही है, इन दोनों को जोड़ने वाली सरल रेखा खंड का मध्य बिंदु, इसका भी मध्य बिंदु, तो ये जो मध्य बिंदु होगा, ये इन दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा बताओ, a प्लस बी बाई टू प्लस सी प्लस डी बाई टू अपॉन 2 और होगा, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा 4 हो जाएगा। तो ये क्या केंद्रक बन गया कि नहीं बन गया, ये चतुष्फलक का केंद्रक बन गया। ठीक है भाई, तो ये अपन को एक और केंद्रक कहाँ से मिलता है पता रहना चाहिए। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डेफिनेशन है चतुष्फलक की, हमें पता रहना चाहिए। हम आगे आप 3D भी पढ़ेंगे या वेक्टर में भी आगे पढ़ेंगे, तो इसके थ्रू कोई ना कोई क्वेश्चन या कोई ना कोई प्रश्न जो है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन पता होनी बहुत जरूरी थी। ठीक है, अब अगला जो हम करेंगे बेटा, जैसे ये हमने चतुष्फलक पढ़ा, वैसे ही एक और है, इसे कहते हैं समांतर षटफलक। समांतर षटफलक, तो आप हेडिंग लिख सकते हैं, मैं हटा दे रहा हूं तब तक। समानांतर षटफलक, पैरेलेलोपाइड, इंग्लिश में उसे कहते हैं पैरेलेलोपाइड। हाँ बच्चे, अब हम जो अगला शुरू कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला समानांतर षटफलक, या इसको हम बोलते हैं पैरेलेलोपाइड, है ना, शानदार नाम एकदम बढ़िया, पैरेलेलोपाइड, समानांतर षटफलक। अच्छा, समानांतर मतलब पैरेलल, हमने पढ़ाई होगा आपने स्ट्रेट लाइन में, है ना, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, इस तरह। तो समानांतर मतलब होता है जब पैरेलल होता है, तो पैरेलेलोपाइड। अब ये बनता कैसे है, सबसे पहले तो ये बनता कैसे, चलो ये मैं आपके सामने बना देता हूं। हमें नीचे बनाना है पैरेलेलोग्राम। क्या बनाना है, पैरेलेलोग्राम, समानांतर चतुर्भुज, ये बना दिया। ठीक है, अब जैसे ये बनाया ना, बिल्कुल ऐसे ही ऊपर भी एक बना लो, थोड़ा सा टेढ़ा, एकदम ठीक ऊपर नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा करके ये बना लो, ऐसे ही समानांतर चतुर्भुज, यही वाला ऐसा। ठीक है, अब इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, इस वाले को इससे जोड़ो, इस वाले को इससे जोड़ो, और इसको इससे जोड़ो। थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सभी हमारे मोशन के जो वीडियोस हैं उनको आप देख रहे हैं और अपना प्यार हम सबके साथ बांट रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, ताकि आप हमारे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आराम से देख सकें, उसके लिए आप लिंक पर जाके क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। उसके अलावा अगर आप हमारे डाउट्स सॉल्विंग उसको एनरोल करना चाहते हैं, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी चाहते हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर जो प्रीमियम हमारा अकाउंट है उस पर क्लिक करके आप उसको एनरोल कर सकते हैं। देखा, पैरेलेलोपाइड, जैसे वो पिज़्ज़ा में लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा है ना, ऐसे टेढ़ी टेढ़ी झुकी हुई मीनार जिसे कहते हैं, तो ऐसे पैरेलेलोपाइड, नीचे पैरेललोग्राम को ऐसे टेढ़ा बना दो, सब पैरेलल पैरेलल पैरेलल, इस प्रकार का ये जो डायग्राम बनता है, ये जो फिगर बनता है, इसको हम बोलते हैं समानांतर षटफलक। ठीक है बेटा, अच्छा, अब इस समानांतर षटफलक में क्या खास बात है, क्या क्या चीजें हैं, वो हम लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें टोटल भुजाएं कितनी है बता पाएंगे? देखो, एक मैं लिख देता हूँ, चलो एक काम करता हूँ, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, उसके अलावा ई एफ जी एच, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसके शीर्ष मान लेते हैं। ओके बेटा, अब इस समानांतर षटफलक के अंदर कुल कितनी साइड्स हैं, पहले तो ये देखो साइड्स कितनी है बेटा, 1 2 3 4 तो ऊपर, 1 2 3 4 नीचे, और 1 2 3 4 साइड वाली बना के देखो ना यार, टोटल तो कितनी साइड्स हो गई, 12 तो साइड्स हो गई। ठीक है, या एजेस भी बोल सकते हो इसको, साइड्स बोल सकते हो, एजेस बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, और इसमें भी जैसे ऑपोजिट साइड्स होंगी, जैसे एडी विषम तलीय सरल रेखाएं कौन कौन सी होंगी, एडी और ई एच हो गई। ठीक है ना, एडी
और ई एच, ये कौन सी लाइंस हो गई? स्क्यू लाइंस हो गई, ठीक है। ऐसी बहुत सारी होंगी, ये तो मैंने 2 लिखी हैं। अब जैसे और लिखना है ए बी किसके साथ होगी? जी एच के साथ, ए बी, और ये बनेगा जी एच का पेयर, ठीक है ना, ऐसे बनती जाएंगी। तो ये सब स्क्यू लाइंस होंगी। तो 12 तो साइड्स हो गई। और फेस कितने हैं टोटल इसके अंदर? 4 तो साइड वाले पैरेललोग्राम है ना, 1 2 3 4, और एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। तो इसमें टोटल 6 फेसेस हैं या 6 समतल हैं टोटल, ठीक है। 6 समतलों से जुड़कर ये जो है पैरेललोपाइड बना है। अच्छा, इसको देखो और बढ़िया से समझाने के लिए मैं आपको ऐसे समझाता हूं। ये मान लो कुछ इस प्रकार से था, ठीक है। ये भाई एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष नहीं है, ये सिर्फ मैं बता रहा हूं। ये 90 डिग्री होगा ये जरूरी नहीं है। अच्छा, पैरेललोपाइड जो है समांतर षटफलक के जो स्पेशल केसेस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं बेटा? समांतर षटफलक के स्पेशल केसेस हो सकते हैं जैसे ये नीचे वाला एंगल जो है 90 डिग्री का हो जाए, उसके अलावा जो नीचे से ऊपर ऐसे टेढ़ा जा रहा था उन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री हो जाए, तो वो क्यूबॉइड बन जाता है, बनता है ना क्यूबॉइड। सारी भुजाएं बराबर लेंथ की हो जाए तो वो क्यूब कहलाता है, वो क्यूब बन जाता है, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको समझा रहा हूं कुछ इस प्रकार से समझा रहा हूं ताकि अपन केंद्रक वगैरह जो है इसका वो डिफाइन कर सकें। उसके अलावा हम इसके सबके जो है पोजीशन वेक्टर जो है वो भी लिख सकें, है ना, स्थिति सदिश जो है सभी बिंदुओं का वो हम लिख सकें। अच्छा, तो ये मैं एक मूल बिंदु मान लेता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना, ये मूल बिंदु है। अच्छा, मान लो ये ए पॉइंट है, इसका स्थिति सदिश ए वेक्टर है, इसका स्थिति सदिश ए वेक्टर है। अच्छा, ये जो है ये बी पॉइंट मान लेता हूं, इसको सी पॉइंट मान लेता हूं। तो मूल बिंदु से ये जो निकल के गया तो एक सदिश है क्या ना, तो ये तो ए सदिश हो गया। मूल बिंदु से ये जो निकल के गया इसको मैं बी सदिश मान लेता हूं, और इसको ये जो निकल के गया इसे सी सदिश मान लेता हूं। समझ में आ गया भाई? जैसे एक जगह से निकल के गया यहाँ से, ये ए वेक्टर ये वाला हो गया, ये वाला जो गया ये बी वेक्टर हो गया, और ये जो निकल के गया ये सी वेक्टर हो गया। समझ में आया? कुछ इस प्रकार से ये मूल बिंदु था, इसको मैं ध्यान से बना रहा हूँ। ये आपको लग ऐसा रहा होगा 90 डिग्री है, ऐसा नहीं, मैं समझाने के लिए अच्छे से कि स्थिति सदिश कैसे लिखेंगे वो बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं, आप चाहो तो मैं यही वाले लिख लेता हूँ। चलो एक काम करो, ये लिख लो, ये डी लिख लो, मैंने यहाँ पर ये सी लिखा था, ये सी लिख लो, इसको मैंने ए लिखा था, इसको मैंने बी लिखा था, वही लिख लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ एफ लिख लो, यहाँ ई, यहाँ एच, और यहाँ जी लिख लो, ठीक है। तो ये ए बी सी जो है ये मैंने लिख लिया। अच्छा, इसका स्थिति सदिश कितना होगा बेटा? ये नीचे समानांतर चतुर्भुज है तो ये उसका विकर्ण है, तो ये विकर्ण है तो ये ए है और ये सी है, तो ये वाला ए प्लस सी हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, उसी प्रकार से ये बी वेक्टर था और ये ए वेक्टर था, तो ए और बी का ये जो रिजल्टेंट होगा ये हो जाएगा ए प्लस बी। उसी प्रकार से ये बी है और ये सी है, तो ये उसका रिजल्टेंट बी प्लस सी हो जाएगा। तो आखिरी में ये जो आएगा ई का जो स्थिति सदिश आएगा कितना आएगा बेटा? ई का स्थिति सदिश आएगा ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, करेक्ट। इसका स्थिति सदिश ए प्लस बी प्लस सी। अब अगर मैं डी ई का मध्य बिंदु पूछूं, मिड पॉइंट मध्य बिंदु ऑफ किसका? डी ई का, तो कितना आएगा बेटा? वो ये तो मूल बिंदु था और ये ए प्लस बी प्लस सी है ना, ये मैंने एक मूल बिंदु मान लिया, तो मूल बिंदु और इसका मध्य बिंदु होगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, सही है। तो कोई से भी दो जो है आमने सामने वाले पॉइंट्स, ऑपोजिट पॉइंट्स जैसे अपन कहते हैं, वो ले लो। जैसे डी और ई ले लिया, अब आपका जो मन करे, जैसे जी है तो बी और जी ले लो। तो अगर मैं आपसे पूछूं मध्य बिंदु ऑफ बी जी कितना होगा, चलो बताओ। बी था ए प्लस सी और ये कितना था बी, तो इन दोनों का विभाजन सूत्र से मध्य बिंदु यही आएगा क्या? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। कोई सा भी ले लो। अब आपने ए ले लिया और एच ले लिया, मान लो मिड पॉइंट आप निकाल रहे हो ए और एच का, देखो सेम आएगा, यहाँ सी है यहाँ ए प्लस बी है, तो ये भी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ही आएगा। तो ये जो मध्य बिंदु होता है ना बेटा, ये केंद्र या केंद्रक बोल लो किसका? पैरेललोपाइड का, समानांतर षटफलक का, समानांतर षटफलक का। आ गई बात समझ में? ये जो बिंदु होगा इनका मध्य बिंदु ओ ई का यहाँ पर बीच में कहीं ना कहीं ऐसे ये जो मध्य बिंदु आ रहा होगा ये उसका जो है स्थिति सदिश होता है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये अपन को ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और कि मान लो ये मूल बिंदु ना होकर ये कोई और पॉइंट होता, ठीक है, ये मूल बिंदु ना होकर ये कोई और पॉइंट होता,
तो यदि D का पोजीशन वेक्टर, यदि D का पोजीशन वेक्टर, अच्छा ये जो केंद्र है मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या R पॉइंट मान लेता हूं, ठीक है। तो ये R, ये मान लेते हैं R वेक्टर था, ठीक है, R वेक्टर ही था भाई, यहां पर कहीं ना कहीं ये केंद्र आ रहा था, इसको R बिंदु मैंने मान लिया। तो अगर मैं इस D को ऐसे ज्वाइन कर रहा था तो ये R वेक्टर इसका स्थिति सदिश हो गया था ना, D को मूल बिंदु अगर मैंने माना था तो। अब D का पोजीशन वेक्टर यदि मान लो P वेक्टर है, ये समझना है आपको। अब D मूल बिंदु ना है, एक जनरल केस में बता रहा हूं, एक व्यापक केस बता रहा हूं। तो D अगर मान लो उसका पोजीशन वेक्टर P वेक्टर होगा तो R जो होगा, अब ये पहले OA OB OC by 2 आ रहा था, अब ये PA है ना, PA वेक्टर प्लस PB वेक्टर प्लस PC वेक्टर बटा 2 बन जाएगा, ठीक है। PA नहीं यार, DA, सॉरी, DA वेक्टर प्लस D, वैसे तो D C G और वो लिखना चाहिए, है ना, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बता देता हूँ कि अगर ये पॉइंट कुछ और हो जाएगा तो अब तो ऐसे याद रखो, PA वेक्टर प्लस PB वेक्टर प्लस PC वेक्टर बाय 2, ठीक है ना भाई। अगर P मूल बिंदु था तो ये A प्लस B प्लस C बाई 2 हो गया, मूल बिंदु नहीं होगा तो A माइनस पी प्लस B माइनस पी प्लस C माइनस पी बटा 2 करके उसका जो है स्थिति सदिश लिखना है, ठीक है। ये अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन कराता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो समानांतर षटफलक क्या होता है, एक पैरेललोग्राम, नीचे समानांतर चतुर्भुज को ऐसे नीचे से ऐसे टेढ़ा ऊपर जो है उठा दो, तो इस टाइप का जो डायग्राम बनता है इसको हम समानांतर षटफलक बोलते हैं। इसमें 12 तो कुल भुजाएं होती हैं और 6 समतल होते हैं, ठीक है। अब ये मैंने आपको केंद्रक का स्थिति सदिश समझाने के लिए बताया था कि अगर एक मूल बिंदु से एक सदिश A है, एक सदिश B है और एक सदिश C है, तो समानांतर षटफलक बनेगा जो इन तीनों भुजाओं से, उसका केंद्र जो होगा या केंद्रक होगा उसका स्थिति सदिश A प्लस B प्लस C बाई 2 होगा। अब ये मूल बिंदु ना होकर, मतलब इस पूरे समानांतर षटफलक को कहीं उठा के ऊपर ले जाओ तो ये जो D पॉइंट है ये कहीं P बिंदु पे शिफ्ट हो गया, ये समझा रहा हूं। तो अगर ये कहीं P बिंदु पे शिफ्ट हो गया तो जो केंद्रक होगा वो हो जाएगा PA प्लस PB प्लस PC बाई 2। पहले OA था, अब OA की बजाय वो PA प्लस PB प्लस PC बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे बेटा इस पे, बढ़िया क्वेश्चन है, हम कोशिश करते हैं क्वेश्चन करने की, ठीक है। समानांतर षटफलक का केंद्र जो 3 सदिश, कौन कौन से 3 सदिश हैं, PA वेक्टर I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप, PB वेक्टर 4I कैप माइनस 3J कैप प्लस K कैप, और PC वेक्टर बराबर 3I कैप प्लस 5J कैप माइनस K कैप, ठीक है। समानांतर षटफलक केंद्रक जो 3 सदिशों दिस से बनता है उसका पोजीशन वेक्टर, उसका स्थिति सदिश 7,6,2 है, उसका पोजीशन वेक्टर 7,6,2 है। तब P का पोजीशन वेक्टर ज्ञात करें, ठीक है। तब P का पोजीशन वेक्टर हमें ज्ञात करना है। तो बेटा एक समानांतर षटफलक बना है और समानांतर षटफलक बना है इन 3 सदिशों से। अच्छा, अब हम जो है केंद्र जो है, केंद्र का हमें पोजीशन वेक्टर दे रखा है, तो क्या हम केंद्र का पोजीशन वेक्टर निकालना जानते हैं? केंद्र का पोजीशन वेक्टर कितना होगा भाई बताओ? केंद्र का पोजीशन वेक्टर होगा PR वेक्टर हो जाएगा वो, ठीक है ना। समझ में आया भाई? ऐसे था ना, देखो अगर मैं डायग्राम से चलूं तो मैं समझाऊं, ऐसे तो अभी मैंने समझा ही दिया था, पर चलो फिर से मैं बना देता हूं कि मान लो ये ऐसे एक समानांतर षटफलक हमने बनाया, ठीक है बेटा, ऐसे।
अब ये P है, ये A है, ये यहाँ से ये B है और ये यहाँ से ये C है। तो PA PB PC से इन तीन सदिशों से ये समानांतर षटफलक बना। अब यहाँ पर इसका केंद्र मैंने R मान लिया, तो बेटा इसका पोजीशन वेक्टर PR वेक्टर होगा, सही है। और PR वेक्टर का अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कितना, PA प्लस PB प्लस PC बटा 2, क्लियर है। अच्छा, PA पता है, PB पता है, PC पता है, तो PR वेक्टर कितना हो जाएगा भाई, 4 और 1 5 और 3 8, 8 I कैप। अच्छा, 3 माइनस 1 प्लस 4 J कैप और 2 कट जाएगा 1 से 1, तो 2 K कैप बटा 2। तो PR कितना हो गया भाई, PR हो गया 4 I कैप प्लस 2 J कैप प्लस K कैप, ठीक है। अब हमें केंद्र का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, केंद्र का पोजीशन वेक्टर दिया, ये ध्यान रखना। तो भाई यहां पर कहीं ना कहीं मूल बिंदु होगा, तो हमें तो ये वाला वेक्टर पता है। अच्छा, PR वेक्टर को कैसे लिखते हैं, OR वेक्टर माइनस OP वेक्टर, जो कि हमें 4 2 1 के बराबर दे रखा है। और हमें R का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश पता है, तो R का स्थिति सदिश कितना दिया हुआ है भाई, R का हमें स्थिति सदिश 7, 6, 2 दिया हुआ है, और हमें ये P का स्थिति सदिश निकालना है। तो हम इससे अब P का स्थिति सदिश निकाल लेंगे। कितना आएगा बेटा, OP वेक्टर 7 में से 4 जाएगा 3, 6 में से 2 जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा 1। तो हमें P का स्थिति सदिश पता चल गया। P का स्थिति सदिश आया 3, 4, 1। समझ में आ गया। तो ये जो फॉर्मूला इसलिए मैंने आपको बताया, ध्यान रखना है। अगर ये मूल बिंदु होता तो बेटा वो तो स्थिति सदिश ही होता, फिर तो जो सारे दे रखे होते। मूल बिंदु कहीं और है और समानांतर चतुर्भुज कहीं और शिफ्ट कर दिया, तो उससे एक बिंदु से 3 जो भुजाएं हैं या 3 सदिश जो है वो दिए रखे होते हैं। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें हमें डेफिनेशन जो है, ये जो डायग्राम है, हमें दिमाग में फिट रहने चाहिए कि टेट्राहेड्रन क्या होता है, चतुष्फलक क्या होता है, समानांतर षटफलक क्या होता है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके बाद जो अब हमें चीज शुरू करनी है वो है सरल रेखा की सदिश समीकरण, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। सरल रेखा का सदिश समीकरण इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला पूरा जो टॉपिक है अब हम जो पढ़ रहे हैं, वैसे तो वेक्टर में सभी चीजें इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक है, पर आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो हेडिंग क्या लिखेंगे आप लोग, प्यारे बच्चों, हमें रोज ढेरों और ढेरों कमेंट्स मिल रहे हैं और उसमें हमें स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए या इस पर्टिकुलर टॉपिक के हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मोशन के जो है यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, उसके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि हमें ज़्यादातर जिन चीज़ों की रिक्वेस्ट मिल रही है, जिस वीडियो की रिक्वेस्ट मिल रही है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने ऑलमोस्ट सारे ही जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर रखे हैं। तो आप उसको आराम से एनरोल करके वीडियोस देख सकते हैं ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सकें। सरल रेखा का सदिश समीकरण, मतलब वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक सरल रेखा की सदिश समीकरण, ठीक है। अच्छा, इसमें जो पहला हम पढ़ रहे हैं, देखिए बेटा, हम जानते हैं किसी भी सरल रेखा को ज्ञात करना है, उसकी समीकरण ज्ञात करना है, तो हमें कम से कम 2 चीजें पता होनी चाहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा 2D में भी, 2 बिंदु अगर दे देते हैं तो उन 2 बिंदुओं से एक यूनिक स्ट्रेट लाइन जो है वो गुजरती है और उसका समीकरण हम निकाल सकते थे। तो इसमें भी हमें क्या क्या दिया हुआ होगा और उसके अनुसार हम कैसे आगे समीकरण निकालेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो है 2 बिंदुओं A जिसका स्थिति सदिश A वेक्टर व B से गुजरने वाली सरल रेखा, ठीक है। क्वेश्चन में अगर 2 बिंदु दे रखे हैं
तो उन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा का क्या समीकरण है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ये हम सरल रेखा मान लेते हैं। जो हमें दिए हुए हैं दो बिंदु, एक है ए एक है बी, जिनके स्थिति सदिश हमें पता है। अब मैंने क्या किया बेटा, इसके ऊपर कोई भी एक मूविंग पॉइंट समझते हैं जो स्थिर नहीं है ना, अस्थिर बिंदु मैंने माना इसके ऊपर आर, जो इस सरल रेखा पे घूम रहा है, इस सरल रेखा पे नाच रहा है। अच्छा, अब इस पर ये जो ए बी को ज्वाइन करूंगा तो जो सदिश आएगा ये तो कांस्टेंट सदिश होगा भाई। कांस्टेंट सदिश क्यों होगा, क्योंकि ए पॉइंट और बी पॉइंट दिए हुए हैं, तो ए बी एक निश्चित सदिश जो होगा है ना, वो निश्चित लंबाई का निश्चित दिशा में हमें मिलेगा। अच्छा, अब ए को आर से या बी को आर से किसी को भी जोड़ दो, तो ए और आर को जब मैं जोड़ूंगा, तो मुझे एक और सदिश मिलेगा। अच्छा, ए आर सदिश और ए बी सदिश क्या संरेखीय होंगे? बिल्कुल होंगे भाई, समानांतर हैं, इनके रेखाखंड समानांतर हैं, तो ये संरेखीय होंगे। और जो संरेखीय सदिश होते हैं उनको हम एक दूसरे के रूप में व्यक्त कर सकते हैं ना, लैम्डा से गुणा करके। तो हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि जो ए आर सदिश है उसको क्या मैं लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी सदिश लिख सकता हूं, क्योंकि ये संरेखीय थे, है ना। लिखना है लिख लो, ए आर सदिश व ए बी सदिश क्या है, संरेखीय है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, वो याद आ जाना चाहिए आपको कि अगर ये संरेखीय है तो एक दूसरे के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ए आर क्या होगा बेटा, आर माइनस ए बराबर लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। तो यहां से आर जो है उसको हम लिख लेते हैं ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। ये कहलाती है सरल रेखा का समीकरण सदिश के रूप में, जहां ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्या था बेटा, वो निश्चित बिंदु, वो फिक्स्ड पॉइंट जहां से सरल रेखा गुजरती है। अब वो ए पॉइंट भी हो सकता है, बी पॉइंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने कहा था आप या तो ए आर ले लो या बी आर वेक्टर ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ एक बिंदु चाहिए जहां से वो लाइन गुजर रही है। और बी माइनस ए क्या हो गया बेटा, बी माइनस ए लाइन के समानांतर एक फिक्स्ड सदिश हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर ये हम पता कर सकते हैं, और यहां लैम्डा क्या हो सकता है बेटा, लैम्डा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, प्लस माइनस जीरो पीरो करके कुछ भी। लैम्डा के अलग अलग मानों के लिए क्या मिलता है, लैम्डा मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या मिलेगा। तो लैम्डा के भिन्न भिन्न मानों के लिए आपको इस सरल रेखा पे आर की वैल्यूज मिलेंगी, मतलब अलग अलग बिंदुओं का स्थिति सदिश मिलेगा। ठीक है, आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लैम्डा के भिन्न मानों के लिए सरल रेखा पर बिंदुओं की स्थिति सदिश मिलेंगे। ठीक है भाई, ये आपने ध्यान रखना है। अगर लैम्डा की वैल्यू अलग अलग रखोगे तो उससे अलग अलग आर की वैल्यू आएगी, मतलब इस सरल रेखा पे जो अलग अलग बिंदु इस पे रहते हैं, जो इस पे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं, उन बिंदुओं का आपको स्थिति सदिश पता चलता जाएगा। इसे हम कहते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, या सरल रेखा का सदिश समीकरण। समझ में आया? ये पहला केस है जब हमें ये पता है कि सरल रेखा दो दिए हुए बिंदुओं से गुजर रही है। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई? दूसरा केस इसमें ये हो सकता है कि दो बिंदुओं की बजाय एक बिंदु दें और एक सदिश दें। एक तो बिंदु दें और एक सदिश दें कि वो सरल रेखा इस सदिश के समानांतर है। तो मैं लिख देता हूं, एक बिंदु ए से गुजरने वाली और बी सदिश
के समानांतर सरल रेखा। अब हमें ऐसी सरल रेखा का समीकरण निकालना है जो एक तो बिंदु से गुजर रही है, ये लो, एक बिंदु से गुजर रही है, ये रहा ए बिंदु जिसका स्थिति सदिश ए वेक्टर है, और एक सदिश के समानांतर है। अब सदिश वो बी वेक्टर है, अब बी पॉइंट नहीं है, बी खुद एक सदिश है, बी वेक्टर खुद एक सदिश है जो इस लाइन के सरल रेखा के समानांतर है। तो कैसे मैं हल करूंगा, मैंने इस लाइन पर कोई भी एक आर बिंदु मान लिया, आर वेक्टर, ठीक है ना, ये फिर कैसा है, अस्थिर बिंदु है, मूविंग पॉइंट है, लाइन पर कोई सा भी ये पॉइंट हो सकता है। तो अगर मैं आपको ए और आर को जोड़ने को बोलूं तो ए आर मुझे एक वेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये जो ए आर वेक्टर होगा ये बी के साथ संरेखीय होगा, समानांतर है, दोनों पैरेलल है। तो क्या मैं इसे लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकता हूं, तो यहां से आर आ जाएगा ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, जहां फिर से लैम्डा जो है वो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है और लैम्डा के भिन्न भिन्न मानों के लिए, लैम्डा के भिन्न भिन्न मानों के लिए हमें उस सरल रेखा पर ऐसे बिंदुओं की स्थिति सदिश मिलती चली जाएगी जो इस सरल रेखा पे लाई करती हैं। ठीक है बेटा, तो करना वही है, एक बिंदु चाहिए और एक सरल रेखा के समानांतर सदिश चाहिए। तो यहाँ पर समानांतर सदिश, क्योंकि दो बिंदुओं थे तो उन दोनों बिंदुओं से वो सदिश निकाल लिया b माइनस ए। यहाँ वो सदिश खुद दे रखा था तो मैंने डायरेक्ट उसके रूप में लिख लिया। समझ में आ गए कि हम सरल रेखा का समीकरण सदिश के रूप में वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब आप नोट लिखेंगे बेटा, और नोट में कुछ इससे रिलेटेड जो जरूरी बातें मेरे को लगती हैं वो मैं आपको समझा के लिखवा देता हूं, वो आप लिखते जाएंगे। ठीक है, हाँ बेटा, पहला पॉइंट लिखेंगे R बराबर लैम्डा बी क्या दर्शाता है। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ हो R बराबर लैम्डा बी, क्या है, एक सरल रेखा है जो मूल बिंदु से गुजरती है और बी सदिश के समानांतर है। ठीक है भाई, यहां a जो है वो 0 हो गया, तो a 0 हो गया तो इसका मतलब लाइन मूल बिंदु से गुजर रही है और b सदिश के समानांतर है। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट, यदि दो सरल रेखाएं समतलीय हैं, यदि दो सरल रेखाएं एक ही समतल में हैं, समतलीय है ना, तो वो या तो समानांतर होंगी या प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, क्या लिखेंगे, यदि दो सरल रेखाएं समतलीय हैं तब वह या तो समानांतर या प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है ना, ये तय है, ये फिक्स है, ऐसा ही होगा। आप समतल, जैसे फिर पहले बताया था, जमीन आप मान लो जहां बैठे हो वो समतल है आपका, उधर कोई भी दो सरल रेखाएं खींच दो, वो दो सरल रेखाएं या तो आपस में प्रतिच्छेद करेंगी कहीं ना कहीं जाकर आगे, या फिर ऐसा नहीं कि सर समतल तो छोटा सा लाइन ऐसे बनाएगी तरने, समतल मतलब अनंत समतल, अनंत लंबा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी या समानांतर होंगी। अगर दो लाइनें असमतलीय हैं, अलग अलग समतल में हैं, डिफरेंट प्लेन्स में हैं, ठीक है, इसको अपन कोप्लेनर भी बोलते हैं बेटा, कोप्लेनर लाइंस। कोप्लेनर लाइंस का मतलब एक ही, को मतलब सेम, प्लेनर मतलब प्लेन में, सेम प्लेन में सरल रेखाएं। अगर सेम प्लेन में सरल रेखाएं हैं तो या तो समानांतर होंगी या फिर प्रतिच्छेद करेंगी। और अगर नॉन कोप्लेनर है ना, भिन्न समतलों में सरल रेखाएं ना समानांतर होती हैं ना प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ना वो प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, क्या बोलते हैं,
सरल रेखा, सरल रेखाएं, अभी लिखवाया था नाम विषम तलीय सरल रेखाएं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस। क्या बोलते हैं बेटा, स्क्यू लाइंस, ठीक है। या नॉन कोप्लेनर लाइन से बोल सकते हैं, नॉन कोप्लेनर, को नॉन मतलब नहीं, को मतलब सेम प्लेन में, नहीं है जो सेम प्लेन में, नॉन कोप्लेनर लाइन, ठीक है। तो भिन्न समतलों में सरल रेखाएं ना समानांतर होती हैं और ना ही प्रतिच्छेद करती हैं। अच्छा, और चौथा पॉइंट जो है उसमें वो ये लिख सकते हैं, यदि दो सरल रेखाएं समानांतर हैं और उनमें एक बिंदु उभनिष्ठ है, उभनिष्ठ मतलब कॉमन है, तो वो दोनों सरल रेखाएं संपाती होंगी। संपाती मतलब एक के ऊपर एक होंगी। भाई समानांतर है, समानांतर के साथ साथ एक बिंदु भी उभनिष्ठ हुआ, अब समानांतर और उभनिष्ठ होंगे तो संपाती होंगी, एक के ऊपर एक ही होगी, ठीक है। तो यदि दो सरल रेखाएं समानांतर हैं और उनका एक बिंदु उभनिष्ठ है। बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस, हम जो उसमें आपको पढ़ा रहे हैं वो पसंद आए तो आप उन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि वो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके और वो सब भी उन वीडियोस से अपने आप का फ़ायदा जो है वो ले सकें। आप लोगों का ढेर सारा स्नेह और प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम जो है वो बहुत मोटिवेटेड है और हम उतने ही मोटिवेशन से आपके बेहतरमंद के लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। तब रेखाएं संपाती, ठीक है, तब सरल रेखाएं संपाती होंगी। संपाती होने का मतलब एक के ऊपर एक ही सरल रेखा है वो, ठीक है बेटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका अपन को बिल्कुल ध्यान रखना है। अच्छा, अब पहले इन सरल रेखाओं से कुछ इंपॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन जो है सीखने के लिए हम कर लेते हैं कि जैसे मान लो हमें दो सरल रेखाएं दे दी सदिश के रूप में, है ना, सदिश समीकरण दिया है सरल रेखाओं का और हमसे उनका प्रतिच्छेदन बिंदु पूछ रहा है। भाई 2D में तो कर ही लेते थे, दो लाइंस अगर हमें दे दें तो हमका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते थे बेटा, हम दोनों को आपस में हल कर लेते थे, उससे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते थे। अब यहाँ कोऑर्डिनेट की तो बात ही नहीं हो रही, सदिश रूप में समीकरण, तो कैसे उनका प्रतिच्छेदन बिंदु निकालेंगे, चलिए हम सीखते हैं प्रश्नों के द्वारा, ठीक है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि वो समानांतर है, कि कैसे पता चलेगा कि वो विषम तलीय सरल रेखाएं या जो भी हैं, तो उसके लिए ये हम क्वेश्चन जो है सीख लेते हैं, ठीक है। तो आपको मैं दो सरल रेखाएं लिख रहा हूं, लाइन 1 जिसका सदिश समीकरण हमें दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 10k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 8k कैप, और जो दूसरी लाइन है उसका सदिश समीकरण हमें दिया हुआ है 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है बेटा। अब हमें इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है। क्वेश्चन आप लिख लो, L1 L2 का प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करें। यदि वो प्रतिच्छेद करती हैं तो, नहीं करती तो बताना है कि वो किस प्रकार की लाइन है, समानांतर है या नहीं है। अब देखो समानांतर है या नहीं है वो सबसे पहले चेक हम, ये मतलब क्या है, ये लाइन इस बिंदु से गुजर रही है और इस सदिश के समानांतर है, दूसरी लाइन इस बिंदु से गुजर रही है और इस वाले सदिश के समानांतर है। अब अगर दोनों लाइन समानांतर होंगी तो उनके जो समानांतर सदिश हैं वो भी आपस में समानांतर होंगे, मतलब उनका जो कोफिशिएंट है ना, उनके गुणांक जो है वो प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो ऐसा है क्या, क्या 2/1 बराबर -3/-4 है क्या, मुझे तो लग नहीं रहा है, ना ही ये 8/7 के बराबर है। तो ये तो तय है कि ये समानांतर नहीं। अब ये समानांतर नहीं है तो या तो ये प्रतिच्छेद करेंगी या ये विषमतलीय होंगी। कैसे चेक करेंगे? अच्छा बेटा, अगर दो सरल रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, समझना ध्यान से, ये L1 है और ये L2 है, तो L1 L2 पर जहां प्रतिच्छेद करेंगी उस बिंदु का
बिंदु का स्थिति सदिश दोनों सरल रेखाओं के सापेक्ष समान होगा। किसी भी लाइन पर बिंदु का स्थिति सदिश कैसे लिखते हैं, ये लिखा हुआ है ना, उसका बिंदु का स्थिति सदिश का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा बेटा, i कैप कितना है 1 + 2 लैम्डा। लैम्डा क्या करता था, लैम्डा के भिन्न भिन्न मान उस सरल रेखा पर हमें बिंदुओं के स्थिति सदिश देते थे। तो किसी लैम्डा के लिए मैंने मान लिया हमें r का स्थिति सदिश मिला, लैम्डा के लिए क्या मिला 1 + 2 लैम्डा -1 - 3 लैम्डा और 10 + 8 लैम्डा। समझ में आ गया। और ऐसी लाइन 2 पर किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश क्या होगा, लाइन 2 पर किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश होगा 4 + μ -3 - 4μ और -1 + 7μ। सही है बेटा। अब हम अगर चाहते हैं कि ये इंटरसेक्ट करे तो ये इंटरसेक्ट तब करेंगे जब दोनों सरल रेखाओं पे बिंदुओं का स्थिति सदिश समान होगा। तो दोनों का x निर्देशांक, y निर्देशांक और z निर्देशांक बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें यही करना है कि हमें x, y, z निर्देशांक बराबर करने हैं। तो इसका मतलब पहला 1 + 2 लैम्डा की वैल्यू, दूसरे का x कोऑर्डिनेट कितना है बेटा 4 + μ के बराबर, या 2 लैम्डा -μ बराबर 3। अच्छा, दूसरा y निर्देशांक -1 उड़ा दे रहा हूँ, 1 + 3 लैम्डा = 3 + 4μ, या 3 लैम्डा -4μ बराबर 2। ठीक है, और तीसरा z 10 + 8 लैम्डा बराबर -1 + 7μ। ठीक है, या आप बोल सकते हो 8 लैम्डा -7μ बराबर -11। अब आप लोग ये भी सोच सकते हो कि यार इधर ऐसे देखा जाए तो वेरिएबल तो दो ही हैं, लैम्डा और म्यू, और समीकरण 3 बन रहे हैं। तो क्या 3 समीकरणों की जरूरत है क्या हमको? देखते हैं। पहले किसी भी 2 समीकरणों से लैम्डा म्यू निकाल लो, किसी भी। मैं फिर कह रहा हूं, कोई मतलब नहीं कि इन दोनों से, कि इन दोनों से, कुछ नहीं सोचना, इन सब में टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ लैम्डा म्यू का मान चाहिए। कोई भी 2 समीकरण उठाओ, लैम्डा म्यू का मान निकालो। तो यहां से मान लो मैंने म्यू की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी। म्यू की वैल्यू कितनी बेटा 2 लैम्डा -3, तो यहाँ से उठा के मैंने इसमें रखी, तो 3 लैम्डा -4, म्यू कितना बोला 2 लैम्डा -3 बराबर 3। तो 3 लैम्डा -8 लैम्डा + 12 बराबर 3, 5 लैम्डा बराबर 9, तो लैम्डा बराबर 9/5, लैम्डा बराबर 9/5। ठीक है, चेक कर लूँ कैलकुलेशन एक बार। 2 लैम्डा -μ बराबर 3, तो म्यू हो गया 2 लैम्डा -3, 4 से गुणा किया तो 3 लैम्डा -8 + 12 बराबर 2, तो 5 लैम्डा बराबर 10, तो लैम्डा बराबर 2। लैम्डा का मान कितना आ गया बेटा 2 आ गया। अच्छा, लैम्डा का मान 2 आ गया, लैम्डा का मान 2 रख देता हूँ तो म्यू का मान भी आ जाएगा। लैम्डा को 2 रखूंगा तो म्यू का मान 1 आ रहा है। अब ऐसे देखा जाए तो लैम्डा को 2 अगर मैं रख दूं तो ये पॉइंट आ जाएगा, या म्यू को मैं रख दूं तो ये भी पॉइंट आ जाएगा। पर बेटा ये देखना जरूरी है कि लैम्डा और म्यू रखने से, अभी तो सब x और y कोऑर्डिनेट बराबर किए, पर इस लैम्डा म्यू के लिए दोनों का z कोऑर्डिनेट भी सेम होना चाहिए। देखो बेटा, अगर z कोऑर्डिनेट सेम, तीनों, अब 3 कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है 3D में, तीनों सेम होने चाहिए, x सेम, y सेम, z अलग अलग है, तो हाइट अलग अलग हो सकती है दोनों की। समझ में आ रही हो बात? समझ में आ रही? एक ही समय x और y तो सेम है पर z अलग है, तीनों सेम होने चाहिए। चेक कर लेते हैं रख के। लैम्डा को 2, तो 8 दूनी 16, और म्यू को कितना रखना है 1। लैम्डा को 2 और म्यू को हमें 1 रखना है, और चेक करना है कि क्या इन दोनों से जो है लैम्डा और म्यू की जो वैल्यू है वो सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो चेक करोगे अगर तो कितना आएगा बेटा, यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो आपने लैम्डा को रखा 2, तो ये कितना हो गया, लैम्डा तो 16 और म्यू को रखा 1, -7 बराबर -11, तो नहीं आ रहा है। तो अगर z कोऑर्डिनेट सेम नहीं आ रहा है इनका, इसका मतलब ये सरल रेखाएं किस प्रकार की हो गई बेटा, विषम तलीय सरल रेखाएं। समझ में आ गई बात? विषम तलीय हो गई, स्क्यू लाइंस हो गई बेटा, ये इंटरसेक्ट नहीं करती, इनका कोई प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं है। अगर ये बराबर हो जाता, मान लो ये बराबर हो जाता, तो हम लैम्डा या म्यू कुछ भी रखकर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका निकाल लेते। कैसे इनका प्रतिच्छेदन बिंदु निकालते हैं, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। ठीक है भाई बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस, स्टडी मटेरियल
या और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है वो आप तक पहुँचे, तो आप नंबर 18002121 वापस रिपीट करता हूं 18002121 पर कॉल करिए। कोई भी क्वेरी है आप इस पे कॉल करिए, आपकी क्वेरी का पूरा समाधान मिलेगा।